सो या रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए, सो आई थिंक पूरा प्रेजेंटेशन हो गया एंड देन फाइनली हम लोग फॉलोअप के लिए जाते हैं। फॉलोअप के अंदर हमने लीडिंग क्वेश्चंस पूछे। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बाद वो सामने से कहता है कि मुझे पता है कि तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है, और तब हम खुल के बात करेंगे। तुझे पता है कि मैं सवाल इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने कल तुम्हें एक प्रेजेंटेशन दिया था। ये लाइन हमने बोली। और उसके बाद हमें फॉलोअप में जो फिक्स फॉर्मूला है हमारा रिक्रिएशन का, रिकैप का, मैंने आपको सिखाया था। लेट मी रिक्रिएट फॉर यू ऑल्सो। मैंने कहा था कि मुझे पता है, तुझे पता है कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने कल तुम्हें एक प्रेजेंटेशन दिया था और सारे प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने सब पॉइंट्स आपको क्लियर करे थे कि ये कंपनी एक गवर्नमेंट लीगल कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में तहलका मचा रही है, भारत में लीगल हो चुकी है और अब तक सबसे ज्यादा मिलियनर्स ये इंडस्ट्री पैदा कर चुकी है। आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट अभी कर रही है, तो इसका फ्यूचर गजब का है। सब कुछ क्लियर करने के बाद मैंने हमारी कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स भी तुम्हें दिखाए। इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद, समझने के बाद, आई थिंक तुम्हें सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर अब भी मन में कुछ है तो बिंदास खुल के बात करो, या फिर बताइए किसके नाम से ज्वाइन करेंगे, आपके या मम्मी के, आपके या भाभी के। आर विथ मी? रिक्रिएशन यानी कि जो हमने, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमने उसको जब प्लान समझाया, फॉलोअप में 24 48 घंटे 72 घंटे के बाद गए, बहुत बार वो भूल चुका होता है। और आपको एक बात बताऊं, वो सिर्फ भूला नहीं होता है, भूलने के बाद, वो समझने के बाद उसने 3-4 लोगों से बात भी शायद करी होगी और शायद वो 4 लोगों ने उसके अंदर और नेगेटिविटी भी डाली होगी। ध्यान रखियो, ऐसी स्कीम में मत पड़ियो। ये लोग मेंबर बना के फिर छू हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भाई कुछ नहीं होता है ऐसे धंधे में। अरे विथ मी, ऐसी नेगेटिविटी भी उनके माइंड में आई होगी समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। एंड दैट पॉइंट, वो पॉइंट के ऊपर हम लोग उनके साथ ये रिक्रिएशन करके उनको पूछेंगे कि सब कुछ तूने समझ लिया है। आई थिंक ये सब कुछ समझने के बाद सब प्रकार के डाउट तेरे क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी अगर कुछ मन में है तो बताओ। यानी कि हमने ऐसा लीडिंग क्वेश्चन पूछा पूरा रिक्रिएशन करने के एंड में कि उसके मन में कोई डाउट है तो निकल के बाहर आए। आर विथ मी? और एक और फॉर्मूला जो मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूं, जो मैं अपने क्लोजिंग मास्टरी सेशन में सिखाता हूं, 2 दिन के वर्कशॉप क्लोजिंग मास्टरी के अंदर मैं ये गहराई से लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं। दैट इज क्या, वो क्या है, ये जो ऑब्जेक्शन जिसके जवाब हम लोग दे रहे थे लास्ट टाइम भी, और आज भी कुछ सवालों के जवाब हम लोग देने वाले, ऑब्जेक्शन जो आएंगे उसका जवाब कैसे क्लियर करें, डाउट कैसे क्लियर करें। लेकिन कई बार मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया, बोले सर कई बार है ना लोग डाउट बोलते ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, उसके उसके मुंह में से वो बोलता ही नहीं है। बोलो क्या ना, अला मगनू नाम मरी पाड़तो नहीं आतो है, कहीं बोले तो खबर पड़े ना भाई कि तकलीफ क्या है, कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था, बोले सर आपने बोला टाइम नहीं है तो ये जवाब देने का, आपने बोला इसके लिए जवाब देने का, लेकिन सर वो बोलता ही नहीं है तो क्या करें। तो मैंने आपको झलक तो दिया था, आज थोड़ा सा और डीप में जाते इस पॉइंट के अंदर, क्लोजिंग मास्टरी के अंदर। देखिए, आपने सारे डाउट क्लियर करने के उनको पूछा कि तेरे मन में कुछ भी है तो बताइए, और वो नहीं बता रहा, वो बोल नहीं रहा। तो मास्टर स्ट्रोक आपको दे रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लेना। आपने बोला, रिक्रिएशन किया, पूरा रिक्रिएशन करने के बाद आपने बोला कि सर ये सब कुछ समझने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब भी अगर कोई बात आपके मन में है तो मुझे बताइए। लेकिन वो अपनी मुंडी भी नहीं हिला रहा, वो बता नहीं रहा है। तो मुस्कुराहट के साथ, बड़े प्यार के साथ, मुस्कुराहट के साथ उनको कहिए, महेश जी एक प्यार से एक बात आपको कहना चाहता हूं। कोई तो बात है आपके मन में जो आपको निर्णय करने से रोक रही है। लिखना चाहो तो लिख लो, बड़ी मुस्कुराहट के साथ प्यार से आपको कहना है। मान लो महेश भाई मेरे सामने है और मैं महेश भाई को कहूंगा, महेश भाई, बड़ी मुस्कुराहट के साथ ना, महेश भाई दिल से और बड़े प्यार से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई तो ऐसी बात है जो आपके मन में है और जो आपको निर्णय करने से रोक रही है। कोई तो ऐसी बात है सर, दिल खोल कर बताइए, दिल खोल कर मुझे बताइए।
सर कंपनी साइड में, प्रोडक्ट साइड में, प्लान साइड में, सब कुछ साइड में रखिए, मैं आपका दोस्त पहले हूं, कंपनी बाद में। जो भी आपके मन में चल रहा है बिंदास दिल खोल कर मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है जो आपको निर्णय करने से रोक रहा है। जब इतना दिल से, इतना प्यार से जब आप सवाल पूछेंगे कि क्या है जो रोक रहा है, और आपने कंपनी साइड में की, प्रोडक्ट साइड, सब कुछ साइड में किया, पहले दोस्ती को बीच में लाए, क्या बात है सर? देखो कुछ तो बात है जो आपको निर्णय करने से रोक रही है, कोई तो बात है सर। अब वो मुस्कुराएगा, अब वो समझ जाएगा कि हमने उसके मन की बात को पढ़ लिया। अरे इतनी, अब वो समझ जाएगा। एंड नाउ, अभी भी मान लो अगर वो बोलता नहीं है, अभी भी मान लो वो अगर क्लियर नहीं करता है, राइट, तो उस टाइम पे एक और डायलॉग है जिसे मैं कहता हूं सेल्स में, सेल्स की दुनिया में ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग के दरमियान ऑब्जेक्शन आपको मिलने ही चाहिए। और अगर नहीं मिलते हैं तो दो में से एक चीज होनी चाहिए, या तो डील में यस मिलना चाहिए या तो डील में नो मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादातर डील में यस भी नहीं मिलता, नो भी नहीं मिलता, लेकिन बीच में कोई विचार मिल जाता है, बीच में कोई बातें मिल जाती है जिसका जवाब हमें उनको देना होता है और उसको यस की ओर ले जाना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच की बात उसके मन में ही रखते हैं, वो भी नहीं बोलते, यानी कि ऑब्जेक्शन तो उसको है, कोई ना कोई बात तो है जो उसको रोक रही है निर्णय करने से, लेकिन वो डिलीवरी नहीं करते, वो बात ही नहीं रखते। तब एक ब्रह्मास्त्र मैंने ढूंढ के निकाला है, एक ब्रह्मास्त्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा डायलॉग, मजबूत डायलॉग जो मारने से वो समझ जाएगा कि वी आर मैच्योर। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं और मुझे पता है ये बात उसको समझ में आ जाएगी। उसके मन के ऑब्जेक्शन को मन में ही मारने की कला। आर विथ मी? इसे मैं क्या कहता हूं, सामने वाले के ऑब्जेक्शन को उसके ही मन में मार देने की कला। क्या डायलॉग है ये, क्या कला है ये? देखिए महेश भाई, दिल खोल कर आप प्रस्तुत करिए जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई बात है जो आप प्रस्तुत नहीं कर रहे, आप मुझे बता नहीं रहे हैं, तो आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। आपके मन में जो बात चल रही है, कुछ तो आपके मन में है जो निर्णय करने से रोक रहा है, ये तो क्लियर है सर। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा महेश भाई, कि जो बात आपके मन में है वो बात या तो आपके पास एक्सपीरियंस के आधार पे है, या तो आपने सुनी सुनाई है उसके आधार पे है, यानी कि अनुभव के आधार पे। मन में कोई बात चल रही है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, ये बात या तो आपके पास एक्सपीरियंस के आधार पे है, या तो आपने जो अनुभव किया, या तो आपने जो सुनी सुनाई बात है उसी के आधार पे कोई बात आपके मन में चल रही है जो आपको निर्णय करने से रोक रही है। मैं आपका सच्चा दोस्त हूं सर, खुल के मेरे सामने अपनी बात रखिए ताकि मैं आपके माइंड के उस सवाल का, उस ऑब्जेक्शन का जवाब आपको दे सकूं और एक सही राह हम दोनों मिलकर निकाल सके कि हमारे सपनों के लिए क्या सही है क्या गलत है। आर विथ मी? जब आप ये बात उनसे करेंगे, जब आप ये एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया ये बोलेंगे, तो अब उनको ऑब्जेक्शंस आपके सामने रखने पड़ेंगे, अब वो खुल के आपके साथ बात करेंगे। वैसे पिछला वाला भी यही था जिससे कि ऑब्जेक्शन निकले, और अगर नहीं निकला तो इससे तो क्या हो जाएगा, मन में ही ऑब्जेक्शन एक प्रकार से मर गया, क्योंकि हमने बोल दिया जो चल रहा है वो पास्ट अनुभव है या तो सुनी सुनाई बातें हैं। आर विथ मी? हमने क्लियर कट बोल दिया उसको कि जो चल रहा है आपके मन में वो या तो आपके भूतकाल के अनुभव के आधार पे है या सुनी सुनाई बातों पे है, तो जो बात है वो रखिए सामने, बिंदास, टेंशन मत लीजिए, और फिर वो अपना ऑब्जेक्शंस हमारे सामने रखेगा। अब तक हमने जो भी ऑब्जेक्शंस के जवाब दिए थे वो कौन कौन से ऑब्जेक्शंस थे? आई थिंक एक एक ऑब्जेक्शंस का हमने 5-5, 6-6, कई बार तो 7-7, 8-8 सॉल्यूशंस लिए थे, राइट है, पूरी किताब के अंदर। कितने लोगों ने अभी तक एसओएस किताब परचेस नहीं की है? वो टाइप करो मी जरा। एसओएस किताब कितने लोगों ने अभी तक खरीदी नहीं है? टाइप टाइप करो मी, टाइप करिए मी। कितने लोगों ने अभी तक एसओएस किताब को परचेस नहीं किया है? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है कि टाइप नहीं हो रहा है, ताकि लगे सभी लोगों ने लगभग लगभग खरीद लिया है, दैट्स गुड। ये किताब मैंने बोला था आपको यार, ये किताब ये इंडस्ट्री का वो क्या ना मेन सिलेबस है ना। डॉक्टर बनने के लिए एक सिलेबस चाहिए, इंजीनियर बनने के एक सिलेबस होता है, ये किताब जो है ना वो सभी प्रकार के ऑब्जेक्शन, उसके सॉल्यूशंस, माइंडसेट, पर्सनल वाई, एवरीथिंग, सब कुछ इस एक किताब में आ चुका है।
और ये किताब मार्केट में कहीं नहीं मिलती दोस्तों, ये किताब सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी। आर विथ मी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस आपको मिले, मैं सोच कर बताऊंगा। हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमने समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो सारे जवाब दे दिए थे। एक एक जनरल से लेके एक ऑब्जेक्शन हमेशा मिलता है, सर मैं सोच कर बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने पाइपलाइन वाला कहानी बोला था, वहां से हमने एंड किया था। मैं सोच कर बताऊंगा। देखिए सर, श्रीमान श्रीमती, हम उसके सामने उनका जवाब देंगे। श्रीमान श्रीमती, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा मैं कि सोच सोच कर तो पूरी जिंदगी निकल जाती, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमारे हिसाब से किसी भी चीज का निर्णय लेने के लिए इंसान को दो पहलू पर विचार करना चाहिए। पहला पहलू, ये चीज करने से खराब क्या हो सकता है, और दूसरा पहलू, ये चीज करने से अच्छा क्या हो सकता है। सर मुझे बताइए, अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो आपके साथ खराब से खराब क्या होगा, बुरे से बुरा आपसे आपके साथ क्या होगा? आपने प्रोडक्ट ली, अरे पैसे दिए, प्रोडक्ट ली, इस्तेमाल किया, धंधा आगे नहीं चला, काम खत्म, जीरो जीरो, देयर इज नो रिस्क। आर विथ मी? लेकिन सर आपने ये बिजनेस किया और हमारी टीम क्रिएट हो गई। मानता हूं सर, हर धंधे में सक्सेस हो जाए लोग, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक बिजनेस में फेलियर होने का भी चांसेस है, नेगेटिव भी लोग बनते हैं और लोग अपने बिजनेस को छोड़ भी देते हैं, मानता हूं सर मैं। लेकिन सर बिना ट्राई किए पहले से ये मान लेना कि मेरे से ये नहीं होगा, ये तो एक प्रकार का फेलियर ही है असल में, राइट है? सोच सोच कर जवाब देता हूं। इसमें आप और भी कुछ बातें कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक सॉल्यूशन दिया है, लेकिन और भी कुछ बातें कर सकते हैं यहाँ पे, सोच कर बताऊंगा। मैंने एग्जांपल ही आपको लास्ट टाइम दिया था, लड़का लड़की देखने वाला, है ना? लेकिन एक सिंपल सी बात है सर, देखिए अगर सोचना ही है तो चलिए साथ मिलकर सोचते हैं। क्योंकि क्या सोचेंगे सर हम लोग इसमें, मुझे बताइए। आप तेल साबुन शैम्पू लेने के लिए मार्केट में जाकर सोचते हो? नहीं सर। आप डीमार्ट में जाते हो, आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको पता है कि मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है, देन यू आर परचेसिंग, सिंपल सी बात है सर। और यहाँ पे भी वही करना है, बस दुकान चेंज करनी है, इसमें सोचने वाली क्या बात है सर। और बात रही बिजनेस करने की, तो हम हमेशा कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पे अगर आपने कंटिन्यू भी शॉपिंग किया हमारे साथ टीमेक्स में, अगर आपने कंटिन्यू भी अगर शॉपिंग किया, तो आपको CNC कंसिस्टेंसी का ऑफर मिलता है। आप 12 महीने कहीं से और जगह से शॉपिंग करते हैं, आपको चौथे महीने फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते, यहाँ पे आपको चौथे महीने फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने आपको समझाया कि मार्केट में जो प्राइस है वही प्राइस के आसपास में हमारी सारी प्राइस है, 5-10 रुपए आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे ज्यादा अच्छे से होता है। और अगर आपने CNC कर लिया तो आपको ऑलरेडी मार्केट भाव से भी कई बार कम प्राइस में वो ये प्रोडक्ट पड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म में तो आप ही का बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में तो ये आपको नहीं भी चला, अगर बिजनेस नहीं भी चला, सिर्फ कस्टमर भी अगर आप रहे, तो भी आपको फायदा ही फायदा है सर। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? आर यू विथ मी? और रही बात बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सर उसके लिए सर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको आगे बताया कि एजुकेशन सिस्टम इस धंधे का मूल पार्ट होता है। मैं किताब लिख रहा हूं स्कैम करके, उसके अंदर मैंने तीसरा स्कैम इसी बारे में लिखा है, थर्ड स्कैम। क्योंकि मेरी नजर में सिर्फ दो ही प्रकार के स्कैम मार्केट में चलते हैं, और कोई स्कैम है ही नहीं। एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला स्कैम, है ना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या फिर अलग अलग प्रकार के ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर चलते हैं, और सॉफ्टवेयर आपको प्रॉमिस करते हैं कि 5 से 10% हर महीने का, या कई बार तो बोलते हैं हर रोज का आप कमा सकते हैं। तो भाई डायरेक्ट फॉरेक्स में करो ना। ये लोग फॉरेक्स और ट्रेडिंग के नाम पे, स्टॉक मार्केट के नाम पे एक प्रकार का अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, और वो सॉफ्टवेयर की मेंबरशिप को वो लोग बेचते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लूप होल्स जो बने हैं ना, उसका फायदा उठाते हैं ये लोग। कानून के अंदर कुछ लूप होल्स है, उसका फायदा उठाते हैं। गुड्स एंड सर्विस बेच सकते हैं, तो सर्विस के नाम पे वो लोग बेचते हैं, लेकिन दिखाते सर्विस नहीं है, दिखाते हैं 5 से 10% मिलेगा, और अल्टीमेटली मनी रोटेशन प्लान है। तो दो प्रकार के स्कैम है, एक है मनी रोटेशन, दूसरा वाला जो स्कैम है वो है प्रोडक्ट बेस्ड मनी रोटेशन प्लान। ये थोड़ा सुनने में शायद नया लगेगा टाइटल, लेकिन ये हो रहा है मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड मनी रोटेशन प्लान। ये क्या करता है? दिखाता है प्रोडक्ट, लेकिन होता है मनी रोटेशन। सिर्फ ज्वाइनिंग पैकेज पे फोकस करवाया जाता है, ओनली ज्वाइनिंग पैकेज 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 पैकेज, रीपर्चेस के नाम पे जीरो होता है, उसमें कुछ नहीं होता, और प्रोडक्ट में दम नहीं होता। एक बार खरीदने के बाद वही प्रोडक्ट इंसान दोबारा परचेस करना पसंद भी नहीं करता। सिर्फ ज्यादा कमीशन मिल रहा है, इसके चक्कर में वो लोग पैकेज को बेच रहे हैं।
आगे जाके टीम बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका समय और आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो एक टाइम पे जीरो हो जाता है। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट स्कैम जो मैंने किताब में भी लिखा है, दैट इज एजुकेशन सिस्टम जहां पे नहीं होता वहां पे लोगों के करियर के साथ एक प्रकार से चीटिंग की जाती है, क्योंकि वहां पे उसको डेवलप करने का कोई सिस्टम नहीं है। बेचारा बड़ी अपेक्षा के साथ जुड़ जाता है, लेकिन सिस्टम नहीं है एजुकेशन का, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। कंपनी सही होती है, जेन्युइन होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, फिर भी एजुकेशन सिस्टम का अभाव होने के कारण वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि वहां पे वो कंपनी उन लोगों के साथ ज्वाइनिंग तो करवा देती है लेकिन ट्रेन नहीं कर पाती है, तो एक प्रकार का एक स्कैम कर रही है मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है। बाकी दो प्रकार की स्कैम है, तीसरा स्कैम तो मैंने खुद ने अनुभव किया है लोगों के जिंदगी में होते हुए, तो यहाँ पे वो सब भी है। चलिए, किसी ने बोला मेरी टीम आगे नहीं बनी तो मेरी लाइन आगे नहीं चली, तो अच्छा ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था, आई थिंक, हाँ ये हमने ले लिया था। हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, मेरे घर वाले मना करेंगे, मना करते हैं, ये भी शायद हमने लिया था। यहाँ पे मैंने कहा था, आपको याद होगा, कॉलेज के लड़कों के लिए क्या जवाब देना है। लड़की पसंद आ जाए तो घर वालों को पूछने के लिए नहीं जाते कि प्रपोज करूं कि नहीं करूं, हर विच में पूछ लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। सो ऐसे बहुत सारे, ये भी मैंने आपको जवाब दिया था। एंड फाइनली ये चेन सिस्टम तो नहीं है, इसका भी हमने आपको जवाब दिया। चेन सिस्टम तो नहीं है सर, दुनिया में हर जगह चेन सिस्टम है। मैंने आपको नेटवर्क समझाया, आपके घर में, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है उसमें चेन ऑलरेडी है, और ये हमने सवाल पूछना है चेन सिस्टम का। जब जब ऑब्जेक्शन मिले तब हमें, हाँ, 9 नंबर से शुरू करना, सही बात है। चेन सिस्टम में हमने जवाब ये दिया था कि उनसे सवाल पूछना है कि सर आपने कभी बालाजी वेफर खाई? उसने बोला हाँ। बोला कहाँ से लाए? दुकान से। अच्छा, उधर कहाँ से आया? उसके ऊपर से, एजेंसी वाले से। उधर कहाँ से आया? बोले बड़ी एजेंसी वाले से। तो उसी के मुंह से हमने बुलवाया कि नेटवर्क है। और फिर मैंने डायलॉग सिखाया था, आपको याद हो तो? क्या डायलॉग था? दुनिया में हर जगह पे नेटवर्क होता है, कुछ लोग नेटवर्क के अंदर होते हैं, कुछ लोग नेटवर्क के बाहर होते हैं। दुनिया में हर चीज, हर प्रोडक्ट नेटवर्क से ही बिकता है। कुछ लोग नेटवर्क के अंदर होते हैं, कुछ लोग नेटवर्क के बाहर होते हैं। और जो लोग नेटवर्क के अंदर होते हैं वो पैसा कमाते हैं, जो बाहर होते हैं वो पैसा खर्च करते हैं। तो सर चेन तो हर जगह है, कहां चेन नहीं है मुझे ये बताइए सर। मुद्दा यह है कि हम चेन के अंदर है कि बाहर है, ये मुद्दा है। ये बिजनेस हमें चेन के अंदर जाने का अवसर देता है। ट्रेडिशनल में हम लोग अंदर नहीं जा पाते चेन के अंदर, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए एजेंसी लेके। समान अवसर नहीं है वहां पे, यहाँ पे समान अवसर है, ये मैंने आपको सिखाया था। नाउ ऑब्जेक्शन नंबर 9, सर मुझे दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सर, क्या जवाब देंगे इसका? आज थोड़ा रिवीजन हमने ज्यादा करा, बिकॉज 2-3 दिन का गैप लग गया, तो रिवीजन करना जरूरी लगा मुझे। और क्लोजिंग का जो पार्ट मैंने आपको शुरू में सिखाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे दिलचस्पी नहीं है सर, ऑब्जेक्शन आ गया, दिलचस्पी नहीं है। क्या बोलेंगे सर इसमें? दिलचस्प, इंटरेस्ट ही नहीं है सर मुझे, कुछ और हो तो बताइए, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है श्रीमान श्रीमती, दिलचस्पी नहीं है इससे तो करना है। क्या बोला हमने? इंटरेस्ट नहीं है सर इसलिए तो करना है। वो सोचेगा कैसे भाई, इंटरेस्ट नहीं तो क्यों करना? बोले सर देखिए, जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहां पे इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हम करते हैं, हमें करनी चाहिए। किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किताब पढ़नी चाहिए। सुबह उठ के जिम जाने में इंटरेस्ट नहीं है, कसरत करने में इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थ को मेंटेन करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए। हर वो बात जो हमें इंटरेस्ट नहीं है करके हमारा ऑब्जेक्शन बनता है, हमें उसका सामना करना चाहिए सर। आर विथ मी? क्योंकि सफलता उसे इंसान को मिलती है जो उसमें इंटरेस्ट ना हो फिर भी वो करे। सफल और असफल लोगों के बीच में एक ही अंतर है दोस्तों। सफल और असफल लोगों के बीच में एक ही अंतर है। सफल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता था। किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी किताब पढ़ने की आदत डाली, इसलिए वो सफल है।
आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, आपने टीवी देख देख के टीवी देखने की आदत डाली, और मैंने टीवी ना देख के की आदत डाली। संतोष नायर सर का बहुत फेमस डायलॉग है, याद होगा लोगों को। कितने लोग संतोष नायर सर को जानते ही नहीं? टाइप करो मी। संतोष नायर को कभी सुना नहीं है? एनीवन इज हियर? संतोष नायर कौन है, किसी ने सुना ना हो ऐसा? दिग्गज है वो पार्टी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर। एंटरप्रेन्योर कोच है, बिजनेस कोच है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, श्रीमान श्रीमती, परीक्षा में हर रात पढ़ने के लिए हमको दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन हमको सोने में दिलचस्पी होती है, लेकिन हम दिलचस्पी लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में पास होना है, इससे करियर बनेगा। आर यू विथ मी? जो दिलचस्पी के हिसाब से चलते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो अपनी दिलचस्पी के विरुद्ध जाता है वो रात भर पढ़ लेता है, परीक्षा में पास होकर जिंदगी में सफल हो पाता है। क्या श्रीमान श्रीमती आप कोई भी काम दिलचस्पी के बिना करते ही नहीं हो? आप कोई भी काम बिना दिलचस्पी करते ही नहीं हो? आपको बताऊं, जानकारी के लिए बताता हूं मैं आपको, ऐसा डायलॉग मारना नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बताता हूं। बहुत सारे नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी वो नौकरी करते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, नौकरी आपकी मजबूरी बन जाए उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग करके अपने आप को मजबूत बना दीजिए। नौकरी आपकी मजबूरी बन जाए उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने आप को मजबूत बना लीजिए। नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, मिलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी ये काम करने से आपका ग्रोथ पॉसिबल है। वो काम करने से आपका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। आर विथ मी? राइट है? क्या होगा? पगार, अच्छा पगार मिल जाए इसीलिए हम लोग नौकरी करते हैं। इस तरह जिंदगी में अच्छी बनानी है तो जिंदगी को आरामदायक बनाना है तो कभी ना कभी हमें आरामदायक काम को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करना पड़ेगा। और आपको बताऊं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब तो बहुत फालतू के बहाने हैं, बहुत फालतू। असल में उसे करना नहीं होता। और क्यों नहीं करना होता? क्योंकि दिमाग में बहुत सारी एमएलएम को लेकर नेगेटिव बिलीफ्स है। इससे पढ़ाई तो खराब नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट लोग पूछते हैं, सर इससे पढ़ाई तो खराब नहीं होगी? जवाब दे सकते हैं, टीमेक्स ज्वाइन करने से पहले भी ऐसा ही सोचता था, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि पढ़ाई के साथ करूंगा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। फिर मैंने विचार किया तो मुझे पता चला कि हम अपने भविष्य के बारे में इतने गंभीर है ही नहीं। हम परीक्षा के वक्त किताब को हाथ में लेते हैं, 3 महीना पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पर व्यवहारिक शिक्षा हमको कहीं से भी नहीं मिलती। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट हमको कहीं से भी नहीं मिलता। ये इंडस्ट्री में जुड़ने से मेरे को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा, असली ज्ञान मिलेगा, जिससे कि मुझे सफलता प्राप्त होगी। सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात कैसे करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी कलाएं हमको यहाँ से सीखने को मिलेगी जो पढ़ाई में हमको सीखने को नहीं मिलती। मुझे पता चला कि सफलता क्यों जरूरी है। ये ज्वाइन करने के बाद, टीमेक्स ज्वाइन करने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला सक्सेस क्यों जरूरी है, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। टीमेक्स का एजुकेशन सिस्टम मुझे फायदा दिलाता है और मुझे अपने आप व्यक्तित्व को डेवलप करने में मदद करता है। मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि ये करने से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, ऊपर से आप अपनी पढ़ाई के अंदर भी कम वक्त में ज्यादा गेन कर पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि आपका यहां से रियल डेवलपमेंट होगा। और विथ मी, फिर एक ऑब्जेक्शन आता है, सर मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझे करने से मना कर रहे हैं, अभी मेरा बेटा बच्चा है, उसे अभी नहीं करवाना है। यानी कि अब क्या होगा, लड़का करना चाहता है लेकिन माँ बाप ने ना बोल दिया, तो माँ बाप को मिलने के लिए जाना पड़ेगा, हाँ या ना? उनको ऑब्जेक्शन का जवाब देना पड़ेगा। कैसे देंगे? आप में से कितने लोगों ने प्लान शो मास्टर की टू सक्सेस नाम की किताब, मेरी और हिरेन सर की किताब है प्लान शो मास्टर की टू सक्सेस, कितने लोगों ने खरीदी है? टाइप करो मी। अच्छा, कितने लोगों ने नहीं खरीदी है वो लोग टाइप करो मी। अभी तक कितने लोगों ने नहीं परचेस किया है, मेरे को पता चले। प्लान शो वाली किताब कितने लोगों ने अभी तक खरीदी नहीं है? मैम, सर, ये किताब को परचेस कर लीजिए।
क्योंकि ये किताब में 8 अलग अलग मॉडल दिए हैं जिससे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डायरेक्ट बात ना करते हुए इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन देते हो। 8 मॉडल हमने उसमें सिखाए हैं। कितने मॉडल? 8 मॉडल हमने सिखाए हैं इसके अंदर, 8 मॉडल, राइट है। उसमें एक मॉडल है, अगर आपने याद करा हो, एक स्कूल वाला मॉडल है, स्कूल वाला। मैंने वहां पे एक गजब का एग्जांपल दिया है, मैं वही एग्जांपल आपको यहां पर भी सिखाना चाहूंगा, हालांकि इसके अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपना जो अनुभव है उसके साथ आपको ये एग्जांपल सिखाना चाहता हूँ। आर यू रेडी? जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने बिजनेस प्लान दिया और वो क्लोज हो चुके हैं एक प्रकार से, लेकिन उनका बहाना है कि मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, तो क्या करना है? पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है, पहले तो उनको बांध लीजिए। उनको बांध लीजिए मतलब क्या हुआ? उनको ऐसा कह रहे, तेरा तो फाइनल डिसीजन है कि नहीं बता, तुझे तो समझ में आ गया कि नहीं कि इसमें करियर बनेगा, मेहनत करेंगे तो। तेरा क्लियर है कि नहीं है बता। अगर तेरा क्लियर है तो तेरे माँ बाप को समझाने के लिए मैं तेरे घर पे आ सकता, लेकिन पहले तेरा क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़की तुझे पसंद है लेकिन हमारे माँ बाप के सामने जाकर मैं तेरा हाथ मांगने के लिए जाऊं लड़के वालों से और तू ही पार्टी बदल दे। पहले क्लियर हो जा भाई। अरे विथ मी, समझ में आ रहा है? पहले उसको क्लियर करो, एंड जब वो क्लियर है अब उनके माँ बाप के पास मिलने के लिए हम लोग गए। हम उनको ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे माँ बाप को जिससे कि माँ बाप खुद बताएंगे कि भाई ये करना जरूरी है। तैयार हो आप लोग? उसके लिए रेडी हो? एसओएस में नहीं है, आपको लिखना है। पेन पेन ले, डायरी पेन लेकर रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ फटाफट, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन एवरीवन। क्या है लीडिंग क्वेश्चन? क्या है लीडिंग क्वेश्चन? सर देखिए, हम सभी को पता है कि दो प्रकार के एजुकेशन होते हैं। एक होते हैं स्कूल एजुकेशन, जिसे हम एजुकेशन मानते हैं, और दूसरा होता है लाइफ स्किल एजुकेशन, जिंदगी जीने का एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कैसे जिया जाता, जीवन जीने की कला जिसे कहते हैं। सर मैं मानता हूं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, 100% हम मानते हैं, क्योंकि सर मैं भी एक इंजीनियर हूं। ज्यादातर देखिए हमारी टीम में इंजीनियर लोग ज्यादा है, राइट? हम कह सकते हैं सर मैं भी एक ग्रेजुएट इंसान हूं, सर मैंने भी एजुकेशन लिया है और आपने भी लिया है, सर आपको भी पता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन जीने की कला। और सर ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया भर के एक्सपर्ट लोगों ने ये बात प्रूव कर दी है कि जो लड़का सिर्फ किताब में फोकस करता है, जो लड़का सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रहता है, उसे लोगों का के साथ कैसा व्यवहार करना, बातचीत कैसे करनी, प्रैक्टिकल जीवन शैली में वो कमजोर होता है। और इसीलिए वो लड़का जब रियल ग्राउंड पे, जब अपनी नौकरी पे, अपने बिजनेस पे, फील्ड में उतरता है, तब उसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, डील कैसे करना, बातचीत कैसे करना वो नहीं आता है, जिसके कारण वो वहां पे आके फेल होता है। मुझे बताइए सर, आप क्या पसंद करेंगे? आपका बच्चा यहाँ पे इस पढ़ाई में, इस पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमजोर रह जाए तो चलेगा, लेकिन रियल जिंदगी की बैटल में कमजोर रहे, क्या आप ये चाहते हैं? मुझे बताओ। ऐसा लीडिंग क्वेश्चन है कि माँ बाप इसमें ना बोल नहीं सकते। क्या बोला मैंने? सर आपका बच्चा यहाँ पे शायद परसेंटेज आगे पीछे लेकर आए, लेकिन सर जिंदगी के रियल ग्राउंड पे, रियल बैटल पे वो हार जाए, क्या आप ये पसंद करेंगे कभी? एक बाप क्या बोलेगा? नहीं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि अगर मान लो आपके ध्यान में कोई ऐसी स्कूल हो, आपके ध्यान में कोई ऐसी स्कूल हो जहां पे जिंदगी जीने की कला के जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग वर्कशॉप्स है, वो सभी सिखाए जाते हो। जैसे कि सर ये किताब, मेरी किताब आप हाथ में रखिएगा, किताब में पॉइंट लिखे हुए सारे उनको पढ़ा दिखाइए। जैसे कि सर ये एक्सपर्ट लोगों ने इस किताब में लिखा है कि जिंदगी जीने के लिए इतनी इतनी कलाओं में मास्टरी लेनी चाहिए, गोल सेटिंग आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए, मार्केटिंग आना चाहिए, टीम बिल्डिंग आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, लोगों की हेल्प करने का हमारा नेचर होना चाहिए, हमारी नेचर में ऐसा होना चाहिए हम लोगों की मदद करें, लोगों से बात कैसे करें, कम्युनिकेशन करें, बिजनेस कैसे बनाए अपना खुद का,
बिजनेस कैसे अपना खुद का बनाए, ये सारी कलाएं सीखनी चाहिए जिंदगी बनाने के लिए। तो अगर मान लो कोई ऐसी स्कूल हो जहां पे नॉर्मल एजुकेशन की बजाय ये लेवल का वास्तविक जीवन का एजुकेशन, गोल सेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस कैसे शुरू करे, लीडरशिप कैसे लेते हैं, बड़े बड़े डील को कैसे क्लोज करते हैं, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं, लोगों की मदद कैसे करते हैं, लोगों को साथ में कैसे रखते हैं, वो सारी कलाएं सिखाई जाए, ऐसा अगर कोई स्कूल हो आपके ध्यान में सर, और ऐसी स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, तो कितने रुपयों का इन्वेस्टमेंट लगता है सर, ऐसी स्कूल का फीस क्या होगा सर, आप लोग बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो, अगर ऐसी स्कूल हो जहां पे सारी कलाएं सिखाई जाती हो तो मुझे बताओ सर, ऐसी स्कूल में एडमिशन लेने का कितना फीस लगता है। जस्ट अ मिनट में, 1 मिनट के लिए लैपटॉप ऑन करता हूं, तब तक आप मुझे कमेंट दीजिए, कमेंट दीजिए। जी स्वाभाविक है, 1,50,000 6 महीने की फीस लगती है सर। सर आजकल 2-2 लाख 3-3 लाख तक की फीस होती है, फिर भी ये सारी कलाएं स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, और मुझे बड़ा गर्व होता है सर कहते हुए। आप ही ने बोला कि 1 लाख फीस होगा, और आपके ध्यान में अगर ऐसी कोई स्कूल होगी तो वहां पे आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा, अच्छा ये सवाल भी पूछ सकते हैं सर, अगर ऐसी स्कूल हो तो क्या ऐसी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, बोलो हाँ या ना। वो क्या बोलेंगे, यस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कलाएं, पढ़ाई के साथ साथ अगर ऐसी कलाएं भी वहां पे सिखाई जाती हो जो प्रैक्टिकल है, और ऐसी स्कूल अगर हमारे एरिया में हो या कॉलेज ऐसी हो, तो क्या आप अपने बच्चे को वहां पढ़ाना पसंद करेंगे, वो क्या बोलेंगे, हाँ डेफिनेटली। बस सर मैं आपको वही समझा रहा हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी स्कूल है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी स्कूल है जहां पे इंसान को पढ़ाई में जो वो नहीं पढ़ा है, वो सारी कलाएं, लीडरशिप, मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, टीम बिल्डिंग, लोगों को कैसे साथ साकार में रखना, लोगों को हेल्प कैसे करना, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, सेल्स कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, बिजनेस एम्पायर खड़ा कैसे करना, कैसे नेगेटिविटी का सामना करना, ये सारी चीजें जो जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के साथ होती है, वो सारी कलाएं यहाँ पे सिखाई जाती है। तो अगर आपका लड़का 2-3 साल में अगर यहाँ से करियर नहीं भी बना पाया ना, तो मेरा विश्वास कीजिए कि वो सारी कलाएं वो सीख जाएगा, और मैं इस बात का जीता जागता सबूत आपके सामने हूं सर। मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस शुरू किया था, और आज मैं ये बिजनेस के अंदर उस मुकाम तक पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे जो सक्सेस चाहिए था वो मुझे मिल चुकी है। शायद मेरी ग्रेजुएशन के बाद मुझे उस लेवल का सैलरी नहीं मिलता जितना मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर आजकल आमदनी होती है। और आमदनी के अलावा इंपॉर्टेंट बात है सर कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं, ये बोल पा रहा हूं, ये सब कुछ इसी इंडस्ट्री की देन है। आर विथ मी? क्या लग रहा है आपको धर्मेश सर, क्या लग रहा है जय सर आपको, ये ऑब्जेक्शन के सामने ये वाला जवाब काम करेगा, बताओ हाँ या ना। हमें हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्शन जब भी आता है, हमें ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस उनको करने हैं, जो लीडिंग क्वेश्चंस उनके दिमाग को क्लियर करे। देखो हमें उसका विरोध नहीं करना, किसी भी व्यक्ति का ऑब्जेक्शन जो होता है उसका अगर हम विरोध करने जाएंगे ना सर, तो उनको लगेगा कि मेरी बात काट रहा है, और जब भी सामने वाले को लगे कि हम उसकी बात काट रहे हैं, तो बात कितनी भी सच्ची हो हमारी, वो हमारी बात से एग्री नहीं करेगा। आर विथ मी? समझ में आ रही बात मेरी, यस और नो? क्लोजिंग मास्टरी का मेरा आई थिंक 1-2 वीडियो शायद यूट्यूब में पड़े हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैंने एरिक मॉडल उसमें सिखाया है। एरिक मॉडल, ARIC, ए मतलब एग्री हो जाओ, आर मतलब रिक्रिएट करो सारा का सारा मुद्दा, और उसकी रिवर्स बिलीफ बनाओ, जो बातें करी उसको रिक्रिएट करो और उसके रिवर्स बिलीफ को लेकर आओ, यानी कि वो जो मानता है उससे उल्टा उसके मुंह से बुलवाओ एक प्रकार से। अब यहाँ माँ बाप खुद बोलेंगे कि ये कला हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चे में,
और फिर हम सॉल्यूशन के रूप में अपने पॉइंट रखेंगे। तो ए आर के बाद आता है आई, आई दैट इज इंस्पायर। अब उनको इंस्पायर करो, वो जो बोला उन्होंने, जिसके ऊपर हम लोग एग्री हुए दोनों साथ मिलके, रिवर्स बिलीफ के ऊपर, उसके ऊपर उनको इंस्पायर करो। इन सी का मतलब है अब क्लोज करो। आर विथ मी? 12 नंबर, देरी का नुकसान समझाइए। जितनी देर करेंगे उतना आपको नुकसान होगा। डिले फैक्टर, अपना जो पीपीटी में भी है डिले फैक्टर, उनको डिले फैक्टर समझाए। देखिए सर, आपने अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया, आपके बाद में 4 लोगों ने ज्वाइनिंग लिया, 4 अलग अलग लोगों ने ज्वाइनिंग लिया सर, मान लो वो 4 लोगों ने 1000 की टीम बना ली, लेकिन आपने ज्वाइनिंग लिया नहीं, तो ये 4 लोग आपके ऊपर गए और आप उनके नीचे आए। अगर ये आप ऊपर होते ना सर और आपने पहला डिसीजन लिया होता, तो ये 4 लोग आपके नीचे आए तो 4000 की आपकी टीम बन जाती सर। आर विथ मी? डिले फैक्टर का पीपीटी अपना है ना, पीपीटी के आधार पर उनको समझे। डिले फैक्टर, अगर आज नहीं जुड़े, मान लो जैसे कि मान लो सर ऑलरेडी हम लोग तो ये इनके कांटेक्ट के आधार पे बहुत सारी जगह पर हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी सर। जो लोग पहले जुड़ेंगे उनको पहले ले लेंगे, जो बाद में आएंगे उनको बाद में लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया तो इसके बाद हम जो 2 प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, वो लोगों का लॉगिन आपके साथ में आपके नीचे आएगा। और अगर आपके नीचे वो आते हैं, मान लो वो 2 लोगों ने काम किया, 500,000 का टीम बनाया, तो आपके लिए सर बेनिफिट हो जाएगा एक प्रकार। डिले फैक्टर उनको समझाइए। ऑफलाइन की सफलता के बारे में बताएं। फील फेल फाउंड वाला मॉडल के आधार पे अपने ऑफलाइन के सफलता को यहाँ पे बातचीत करें, शेयर करें। सर देखिए, आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी जॉब करने वाले, मैं भी मान लो जॉब करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के जॉब है तो जॉब, बिजनेस है तो बिजनेस, और वहां पे उसकी कैटेगरी का इंसान, मान लो कोई जॉब कर रहा है, तो एक जॉब वाला इंसान टीमएक्स में जुड़ने के बाद कैसे सफल हुआ, ये स्टोरी उनको सुनाई। अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस वाला इंसान कैसे टीमएक्स में जुड़ के सफल हुआ, वो कहानी उनको बताइए। आर यू विथ मी? आपको क्या करना है, अपलाइन की स्टोरी टेलिंग करनी है, या अगर आपकी सक्सेस तो आपके सक्सेस की स्टोरी टेलिंग करनी है। आर विथ मी? प्रोडक्ट्स के ऑफर और बेनिफिट्स के बारे में बताएं, जो ऑलरेडी मैं आगे आपको बता चुका हूं। सीएनसी वगैरह, उसका बेनिफिट्स वगैरह, इसके बारे में बता के हम क्लोजिंग कर सकते हैं। कंपनी भाग गई तो, अरे बाप रे, कितने लोगों को ये सवाल, ये ऑब्जेक्शन मिलता है, कंपनी भाग गई तो? किसी को मिला ऐसा जवाब? सर कंपनी बंद हो जाती है, ऐसी कंपनियां बंद हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन मिला किसी को आज तक? आज के टाइम पे तो लगभग नहीं मिलना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर मिलता है ना, तो उनको पहला क्या करिए पता है? पहला मुस्कुराहट के साथ एक जवाब दीजिए, मुस्कुराहट दीजिए पहला सा, अच्छा सा। बहुत बढ़िया बात, सही बात। हाँ, ओ मित्र, यश, अरे अपना हर्ष, हर्ष जरा बात कर लेना जरा। बात करें जरा, को आयोजन। हेलो। हाँ चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। ऑफिस पे ऑलरेडी कोई आया था सुबह सुबह, तो लेट्स सी। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं ऑफिस पे आके मीटिंग कर रहा हूँ सर, मैं घर से मीटिंग नहीं कर रहा, ऑफिस पे आके मीटिंग कर रहा हूँ एवरी डे। इससे मुझे खुद को फ्रेशनेस फील होती है। मैं समझा कि एक्शन मोड पे आ गया। रोज सुबह 7 बजे 8 बजे जब एक्टिव हो जाते हैं ना, तो एक एनर्जी अलग होती है। क्या मैं सही हूँ? और इसी का कारण ये है कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे रोज एक रील देख पाते हैं, क्योंकि ऑफिस पे आने के बाद आपकी मीटिंग खत्म करने के बाद मैं 2-3 रील बना लेता हूँ। ये मेरी आदत बन चुकी है रील बनाने का। तो ये एक बेनिफिट है। आप देख रहे हैं लगातार मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, 1700-1800 के आसपास थे, अभी 3700 हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो बहुत जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे, 10,000 को क्रॉस कर जाएंगे बहुत जल्दी ही। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी भाग गई तो यार पहले मुस्कुराहट उनको दीजिए और उनको बोलिए, बहुत सही सवाल है सर आपका, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां भाग जाती है, लेकिन आपको पता है सर कौन सी कंपनी भागती है? क्या कभी आपने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि कौन सी कंपनी भागती है? सर वो कंपनियां भाग जाती है जो आपका पैसा लेकर आपको एक प्रॉमिस देती है, झूठा प्रॉमिस देती है कि आपको आपके पैसे के बदले में 1%, 2%, 5% ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा। सर भागने वाली सभी कंपनियों का लिस्ट निकाल के देख लीजिए सर, ऑलमोस्ट ऐसी कंपनी होती है। दूसरी वैसी कंपनी होती है जो भाग जाती है, जो सिर्फ पैकेज बेचती है, जिनका काम है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का पैकेज बेचना। प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता है, मेंबर जब तक चले तब तक चले, चला तो चांद तक, वरना गया। ऐसी कंपनियां बहुत जल्द बंद हो जाती है।
लेकिन सर आज टीमेक्स को 11 साल हो चुके हैं। भागने वाली कंपनियों का हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए सर, हर कंपनियां 2 से 3 साल के अंदर अंदर बंद हो जाती। आर विथ मी? भागने वाली ही कंपनियां होती है तो सर 2-3 साल में वो बंदी हो जाती है सर। आज टीमेक्स को 11 साल हो चुके हैं, 10 साल कंप्लीट, 11वां साल चल रहा है सर, 11th ईयर चल रहा है हमारा। मजे वाली बात आपको यहाँ पे उनको शेयर करने, दैट इज कि सर आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिला सर, हमारा काम 0-0 हो गया। कंपनी बंद कभी होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपना 100% जेन्यून है, प्रोडक्ट क्वालिटी वाले है, सीएनसी ऑफर देते हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सर अगर मान लो बंद भी हो गई ना, तो आपका लॉस क्या है सर? पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट बेकार के नहीं है जो आपको फेंकने पड़ेंगे। आर विथ मी? तो नुकसान के नाम पे 0 है। और बात रही कंपनी के बंद होने की, सर 11 साल हो चुके हैं, 350 आउटलेट से आज महीने का 3 से 4 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर जा चुका है। जरा सोचिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस जो कंपनी का चल रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आज हजारों लोग इससे कमाते हैं, वो कंपनी ओनर भी कुछ ना कुछ तो कमा रहे होंगे। जब 3-4 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है तो कंपनी के ओनर भी कुछ ना कुछ तो कमा रहे होंगे। 11 साल बैठे हैं तो कुछ मिल रहा होगा, तभी तो बैठे होंगे कंपनी के ओनर। तो कोई इंसान अपना प्रॉफिटेबल धंधा बंद क्यों करेगा? आप खुद बताइए, है ना? श्रीमान श्रीमती, कोई भी कंपनी संस्था मुख्य 3 करोड़ से भाग जाती है, नुकसान में आए तो कोई ज्यादा ही फायदा कर दे लोगों का, और फिर बाद में पता चले अपने को कि अपना गेम बज रहा है, तो अपना फायदा उठा के कंपनियां भाग जाती है और सरकार बंद करवा दे। तो 3 कारण है सर। हमारी टीमेक्स रिटेल लिमिटेड सरकार के सभी नियमों का पालन करती है, सरकार का बंद करवाने का सवाल ही नहीं आता। एवरी लॉ सर, एनसीएच में रजिस्ट्रेशन तक का सब पॉइंट हमने क्लियर करे हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है, जो बहुत सारी कंपनियां नहीं है इसमें। कुछ ज्यादा ही फायदा करके कंपनी भाग जाने का सोचे, वो ऐसा होता है पैकेज बेस्ड जो प्लान चलता है, जिसका काम है फायदा उठाओ, अपना पेट भर गया, काम खत्म। और नुकसान जाए तो कंपनी का हर महीने का 3 से 4 करोड़ के आसपास का टर्नओवर चल रहा है सर। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 100% प्रॉफिटेबल कंपनी है सर यहाँ पे। और लोग यहाँ पे सक्सेस स्टोरी अपनी बना चुके हैं सर, राइट है? उदाहरण के तौर पे एक संस्था में 1 करोड़ रुपया इस महीने आए तो 90 लाख रुपए वापस लोगों में बांटा जाएगा, तो 10 लाख रुपए संस्था को मिलेंगे। अब आप ही सोचिए कि जिस संस्था हर बार मिलने वाला 10 लाख रुपए का मुनाफा जो उसको मिल रहा है, क्या 1 करोड़ लेके वो संस्था हर बार मिलने वाला 10 करोड़ जो है उसका मुनाफा छोड़ देगी? ये तो बात हो गई कि आपने मुर्गी की कहानी सुनी होगी, रोज अंडा देने वाली मुर्गी को ही किसी ने मार दिया, सोने का अंडा देने वाली। जब कंपनी को जमाने में 11 साल सर ओनर को लगे हैं और आज जम चुकी है, हर महीने का एक रेवेन्यू बन चुका है, बहुत बेहतरीन कंपनी है सर। पिछले साल हमने 50 से ज्यादा, लगभग 57, 58 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च करे, विच इज अमेजिंग, राइट? तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद बाजार की मानसिकता, मार्केट मेंटालिटी। देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए डीसीएस कैसे करते हैं, डाउट क्लियरिंग कैसे करते हैं, है ना? आज थोड़ा सा 2-5 मिनट हम लोग 8:15 से लेके 8:25 तक हम लोग बात करेंगे, 2-4 ऑब्जेक्शन, क्योंकि मैं अब थोड़ा गहराई में जा रहा हूं। हमको 2 दिन और लेने पड़ेंगे, तो हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सारे डीसीएस पॉइंट है ना, वो आपके माइंड से क्लियर होने बहुत बड़ा जरूरी है। नौकरी करने वाले के लिए डीसीएस, जो जॉब करने वाले उनके डाउट को कैसे क्लियर करेंगे। श्रीमान श्रीमती, नौकरी में इंसान मशीन बन जाता है, रोज सुबह शाम जाना आना, बस वही काम करना, जिंदगी खत्म हो जाती है, वह व्यक्तिगत विकास के बारे में सोच भी नहीं पाता। यहाँ पे आपका डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। हाँ, बहुत ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी में व्यक्ति को वैभवपूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ मिल सकती है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए इंसान की आधी उम्र खत्म हो जाती है। बड़ा इनकम मिले, बड़ी सैलरी हो, वैसी जिंदगी में पहुंचते पहुंचते लोगों की आधी उम्र खत्म हो जाती है दोस्तों। और विथ मी, नौकरी एक व्हाइट हेयर ट्रीटमेंट की तरह है। सफेद बालों का ट्रीटमेंट लगाते हैं, ब्लैक मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, कुछ टाइम के बाद चला जाता है, वो वापस लगाना पड़ता है। हमारा बिजनेस ब्लैक हेयर का ट्रीटमेंट है, ब्लैक कैसे बनाया जाए उसी का ट्रीटमेंट एक प्रकार से।
नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं होती है। लॉकडाउन में आपने देख लिया सर, लॉकडाउन के टाइम पे क्या हमारी नौकरी सुरक्षित थी? नहीं थी। एग्जाम्पल दो, लॉकडाउन को लोगों को भूलने मत दो यार, उनको याद करवाओ। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में कुदरत ने थप्पड़ मारी थी बराबर की लोगों को। लोगों को समझ में आ चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र वो इंडस्ट्री थी जो लोगों का हाथ पकड़ रही थी। विश्वास जीता है सर हमने, ये इंडस्ट्री ने मार्केट में विश्वास जीता है। लॉकडाउन ऐसा टाइम था जब ये इंडस्ट्री ने लोगों का विश्वास जीता है। साबित कर दिया है कि जब नौकरी बंद हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, तब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लोगों के सपनों को जिंदा रखा है। और ये इंडस्ट्री हेल्थ केयर के ऊपर काम करती है, ये इंडस्ट्री जरूरत की प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, ब्यूटी कॉस्मेटिक पर्सनल केयर के ऊपर काम करती है। लॉकडाउन में कोई नहीं था जिसने ब्रश नहीं किया था, लॉकडाउन में कोई नहीं था जिसने स्नान नहीं किया था, नहाया नहीं था, वो शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया था। आर विथ मी? और लॉकडाउन में तो लोग हेल्थ केयर के लिए आयुर्वेदा के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। लोगों ने आयुर्वेदा को अपनाना शुरू कर दिया था। इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि ये इंडस्ट्री जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे चलती है, वो इंडस्ट्री एक सही कॉन्सेप्ट के आधार पे चल रही है। और लोगों ने, दुनिया ने ये बात को मान लिया लॉकडाउन के टाइम पे कि ये इंडस्ट्री हमारा करियर बना सकती है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी लॉकडाउन के टाइम पे देखा कि रोजगार बना रहा है इसके कारण, इसीलिए उन्होंने 2021 के दिसंबर महीने में लॉ पारित कर दिया, कानून बना दिया, ताकि फ्रॉड कंपनी और सही कंपनी के बीच का फर्क लोगों को बताया जाए। इसके ऊपर सरकार आज भी काम कर रही है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए सर? आज हम पिछले 20 सालों का अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि पिछले 20 सालों में विज्ञान ने बहुत ज्यादा प्रगति करी है। कितने ज्यादा मशीन आ गए, हजारों व्यक्ति का काम वो मशीन अकेले कर लेते हैं। तो कल की क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी में आपकी जगह जो है वो टेक्नोलॉजी या कोई एआई सिस्टम नहीं ले लेगा? आर विथ मी? मुझे अभी भी पता चला है, आई डोंट नो, आई एम श्योर और नॉट, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन अकाउंटेंट की जॉब बड़े खतरे में आने वाली है शॉर्ट टाइम में। अब आप सोचेंगे यार अकाउंटेंट की जॉब कैसे खतरे में आएगी? हिसाब करने के लिए तो कोई बंदा चाहिए। सर आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर के आधार पे चलता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के आधार पे चलता है, एवरीथिंग। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जहां पे आप अपना इनकम और अपना एक्सपेंस डाल देंगे, आपका पूरा अकाउंटिंग मैनेज हो जाएगा। और यहां तक कि आईटीआर जब भरने का टाइम आता है 31 मार्च को एंड में, तो आपको आंकड़ा पूरा मिल जाता है कि आपका सालाना कितना एक्सपेंस है, कितना आपका प्रॉफिट है, और कितना आपको आईटीआर भरना होगा, और कितना आप इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है, बस आपको फाइल करने की देर है बस। इतना सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है। अकाउंटेंट का जॉब बहुत खतरे में शॉर्ट टाइम में, क्योंकि सब व्हाइट मनी हो चुका है। ब्लैक मनी रहेगा तब तक अकाउंटेंट का जॉब रहेगा, व्हाइट मनी आएगा तो काम खत्म। मजाक कर रहा हूं, सही गलत आपको पता, मुझे नहीं पता सर, लेकिन ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन को दे सकते हैं। नौकरी किसी भी इंसान को कामयाब नहीं बना देती है, कामयाब नहीं होते हैं, और न ही वो इंसान भूखा मरने देती है। नौकरी एक ऐसा धीरा जहर है, स्लो पॉइजन है, जो न इंसान को कामयाब होने देती है और न इंसान को भूखा मरने देती है। दाल रोटी बदलते रहते हैं, बस सब्जी बदलती रहती है। नौकरी करने का मतलब नौकर बनना, चाहे 5,000 रुपए की हो चाहे 50,000 रुपए की हो। यस सर, बिलीव करो कि ना करो, लेकिन हम किसी और के लिए काम करते हैं। और ये बिजनेस बॉस बनने का काम है, खुद का बिजनेस डेवलप करने का काम है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। आर विथ मी? आप स्वयं निर्णय लीजिए। स्थिर तनख्वाह के सामने कमर तोड़ महंगाई। क्या आने वाले टाइम में आपके परिवार के लिए कोई संपत्ति, एसेट्स बनाने के लिए आपको तैयार कर पाएगी, आपको अवसर देगी? आपकी नौकरी की इनकम फिक्स है, महंगाई लगातार बढ़ती जाती है। इस बीच में आपके लिए, परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनाना, परिवार के लिए एक लेवल का लग्जरी लाइफ बनाना संभव हो पाएगा क्या? आप खुद सोचिए। ऐसे करके नौकरी वालों को हम इंस्पायर कर सकते हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में उनको इंस्पायर कर सकते हैं। एक्टिव इनकम यानी कि हम काम करें पैसा आए, पैसिव इनकम यानी कि हमारी गैर हाजिरी के अंदर पैसा आए। ईश्वर ना करे कभी, लेकिन सर इंसान, कमाने वाला इंसान जो नौकरी कर रहा है घर में, अगर उसे इंसान को कुछ हो जाता है, मान लो कुछ बुरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बुरा हुआ, मान लो फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया,
और 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए हम लोग बेड रेस्ट आ गए, तो वो 2-3 महीने के लिए हमारे घर में सैलरी नहीं आएगा सर। ऐसे में सर हमारा घर, हमारा परिवार कैसे जिंदगी चलाएगा? आप खुद सोचिए सर। मानता हूं नौकरी आपको आजकल दाल रोटी दे रही है, लेकिन ये नौकरी है इसीलिए दाल रोटी मिल रही है, ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। नौकरी ना हो फिर भी दाल रोटी मिलना चाहिए, फिर भी आपका बच्चा जो है ना वो खिलौना मांगे तो उसको खिलौना मिलना चाहिए। उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं आना चाहिए अगर आपकी नौकरी ना हो तो भी। ऐसी जिंदगी सर हमें बनानी है, आर विथ मी, और वो यहां से बन सकती है। तो नौकरी वाले का डाउट को ऐसे 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 हम क्लियर कर सकते हैं। पिछली दिवाली और इस दिवाली के बीच में पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया, घरेलू चीजों का भाव कितना बढ़ गया, खिलौने का भाव कितना बढ़ गया, हम पटाखे जो जलाने वाले उसका भाव कितना बढ़ गया, और कंपेयर करिए सर उसके सामने आपकी सैलरी में कितना ग्रोथ आपको मिला। महंगाई के सामने सैलरी हमेशा फीकी ही लगती है, याद रखिएगा। महंगाई के सामने कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? एग्री करो, टाइप करो एजी अगर बात सही है तो, कि महंगाई के सामने हमेशा अपनी सैलरी फीकी ही लगती है, हमेशा ऐसा होता है, राइट है? तो ऐसे डाउट्स उनको क्लियर करो। और आखिरी पॉइंट लेते हैं, व्यवसाय वालों के लिए, बिजनेस ओनर है उनका डीसीएस कैसे करेंगे, उनका डाउट क्लियर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो किसी प्रकार के व्यवसाय को शुरू करने के लिए ढेर सारी पूंजी और साहस करना पड़ता है, जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता। आपने कर दिया है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ही को पता है कि आपके बिजनेस में कितनी ज्यादा चैलेंजेस चल रही है आज की तारीख। सर लॉकडाउन के टाइम पे आपका बिजनेस कैसा चल रहा था? ये सवाल अगर मैं आपको पूछूं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि हम सभी को पता है कि ये टाइम पे हमारा माल उधार में जो दिया था वो फंसा हुआ था, उधारी में हम माल ले नहीं पाते थे और धंधा बंद था। हमें हमारे बरसों पुराने हमारे साथ जुड़े हुए एम्प्लॉय को भी एक बार कॉल करके कहना पड़ा कि अगले महीने का सैलरी नहीं मिलेगा सर। एक मानवता के दृष्टिकोण से व्यवसाय का ओनर कभी भी अपने एम्प्लॉय को ऐसा नहीं कह सकता है कि तुम्हें अगले महीने का सैलरी नहीं मिलेगा, मानवता के रूल्स के हिसाब से भी देखा जाए तो। लेकिन एक बिजनेस ओनर को यह कहना पड़ा क्योंकि उसी की हालत खराब थी कोरोना टाइम पे। तो कोई तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो हमारा इसके अलावा चल रहा हो, जहां से हमको कम से कम एक स्टेबिलिटी मिले। आज किसी भी जगह पे व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों रुपए की दुकान लगनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, उसमें लाखों रुपए का सामान रखना पड़ता है, तब जाके हजारों कमाते हैं। मतलब कि लाखों लगाकर हजारों कमाने का बिजनेस है, और टीमेक्स जो है ना वो हजारों लगाकर लाखों कमाने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग लाखों लगाने का काम नहीं, हजारों लगा के लाखों कमाने का काम। कंपटीशन मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर के लिए, व्यवसाय के ओनर के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी कर दी। इस रास्ते पे चलने से लोगों के साथ में, लोगों के लिए पैसों के साथ साथ सही समझ, कठोर परिश्रम और योग्य लक्ष्य भी रखना पड़ता है। यह रास्ता जो है ना कांटों एवं मुश्किलों से भरा हुआ रहता है, बिजनेस का रास्ता, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो बहुत सालों तक लोगों को परेशान करती है। आज हमेशा हमने देखा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है बिजनेस की दुनिया। वो आपने रील तो देखा होगा, नारियल पानी वाला नारियल बेचता है, यहाँ लगा 50 रुपए, यहाँ लगा 40 रुपए। 40 रुपए के वाले के पास से 2 लोगों ने नारियल लिया, 50 वाले के पास से नहीं लिया। तो 50 वाला देख रहा है कि भाई साहब क्या चल रहा है, गेम क्या है, बोले 40 लिखा है, तो उसने हटा के भी उसने कर दिया 30 रुपए। अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वो भाई साहब ने कर दिया 20 रुपए। ये बोल रहा है मैं भी बेचूंगा 15 में। 15 में बेचा, इसने क्या किया, 15 में सारा ले लिया उससे और फिर लगा दिया 50 रुपए वापिस। अरे विथ मी, कहने का मतलब ये कि मार्केट में हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का स्ट्रेटेजी आइडिया लगाते रहती है। आज डीमार्ट के आने की वजह से बहुत सारे किराने की दुकान का धंधा बंद हुआ है। बोलो हाँ या ना, बताओ ये सुनो। बड़े बड़े मॉल्स के आने के कारण बहुत सारी जगहों पे से छोटी छोटी किराने की दुकान वालों को प्रॉब्लम हुए हैं। पहले वहां पे महीने का पूरा वो चौपड़ी चलता था, एक डायरी चलता था महीने का किराने का हिसाब का। आज डीमार्ट में, बड़े बड़े मॉल में क्रेडिट कार्ड चलता है, यहाँ पर भी महीने के बाद भरते, यहाँ पे भी महीने के बाद भरा जाता है पैसा। तो बिजनेस का कंपटीशन इंसान को मार देता है।
व्यापार में हर रोज दुकान खोले तो ही पैसा आता है, दुकान बंद करो पैसा नहीं आता। स्मार्ट वर्क करने का मौका यहाँ पे मिलता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, टीमएक्स में। यहाँ पे अगर आपने काम बंद कर दिया फिर भी आपको पैसा आता है, फ्रीडम ऑफ टाइम यहां से मिलता है। क्या सर, एक उनको कल्पना दीजिए, एक बिजनेस ओनर को एक कल्पना दीजिए, क्योंकि ये कल्पना वो उसके दिमाग में कभी साकार नहीं होती। उनको कल्पना दीजिए कि सर क्या हो, क्या आप गोवा के बीच के ऊपर वो बड़ी बड़ी छतरियों के अंदर बैठे हुए एकदम आराम से लेमोनेड पीते हैं, जूस पी रहे हैं, समंदर की लहरें का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और आपको पता चला कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट हुए। कैसा लगेगा सर? ये बहुत बढ़िया लगेगा, हाँ या ना? लेकिन ज्यादातर एंटरप्रेन्योर के, बिजनेस ओनर की हालत ये होती है कि जब वो 7 दिन के लिए कहीं पे घूमने जाते हैं ना, तो वहां पर भी उनका फोन चालू रहता है। उनका फोन चालू नहीं रहता ना तो उनका धंधा बंद हो जाता है। मतलब शांति से बंदा बेचारा घूम भी नहीं सकता। यह हालत है सर बिजनेस ओनर का। आर विथ मी? व्यापार के लिए लगातार नए नए क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव काम करते रहने पड़ता है, तब जाके हमारा धंधा चलता है। आज भी अगर कोलगेट, आज भी अगर मार्केट के अदर ब्रांड्स अपना ऐड करना बंद कर देगी ना, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक बार आपने टीम बना ली ना, तो काम गजब का आपका डेवलप हो जाएगा। अरे विथ मी? तो ये सब कुछ बातें हैं जो हमने डीसीएस के रूप में सीखा है। पेज नंबर 47 तक हमारा खत्म हुआ है। कल मॉर्निंग में, कल 7:15 बजे फिर से एक बार हम लोग एसओएस के अंदर अगला पड़ाव के ऊपर जाएंगे, क्लोजिंग के ऊपर जाएंगे, डीसीएस डाउट क्लियरिंग सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आज का क्लोजिंग का फॉर्मूला जो मैंने शुरू शुरू में आपको दिया आपके दिल में उतर चुका होगा, और डीसीएस में लिखे गए सारे पॉइंट्स को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और अपने आप को बनाएंगे मास्टर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल के मॉर्निंग के सेशन में 7:15 बजे। और प्लीज मेक श्योर 7:05 पे एंट्री लेना शुरू कर दो। मैं 7:15 को शुरू कर देना चाहता हूं ताकि हमें 8:30 तक खींचना ना पड़े। आर विथ मी? और मैक्सिमम नए लोगों को ज्वाइन करवाइए इस मीटिंग के अंदर। अगला बैच हमारा बहुत जल्द शुरू होने वाला है, राइट है? तो मैक्सिमम नए लोगों को ज्वाइन करवाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।